दोस्तों, आज की कहानी है एक माँ की दर्द भरी कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। अपने निकाह में मैं तुम्हें साउथ हॉल की दुकान के कपड़े नहीं पहनने दूंगी। नाहिद काफ़ी तल्ख आवाज़ में बोली, जानती भी हो जोब के घर वाले कितने अमीर हैं। उनका महल जितना बड़ा तो घर है। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ। जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा, जोया ने दबी आवाज़ में जवाब दिया। और हाँ, प्लीज़ उन लोगों से यह मत कह डालना कि तुम उस फटीचर दुकान को चलाती हो। मैंने उनसे कहा है कि तुम फैशन डिजाइनिंग की दुकान से सरोकार रखती हो। नाहिद के कथन पर जोया ने सिर्फ एक आंख भरी। 20 बरस पहले जिस दुकान ने उनकी लड़खड़ाती गृहस्थी को संभाला था, वही आज उनके बच्चों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई थी। आज भी वह उन दिनों को भुला नहीं पाती जब उनकी शादी इफरान से हुई थी। सहारनपुर की लड़की का निकाह लंदन में कार्यरत लड़के के साथ होना सभी के लिए फर्क की बात थी। बड़े धूमधाम से निकाह होने के बाद इरफान 15 दिन जोया के पास रहकर लंदन चला गया था और जोया के पिता उसका पासपोर्ट वीज़ा बनवाने में जुट गए थे। पड़ोस की लड़कियां जोया से इस करने लगी थी। लंदन आकर जोया को वही की भाषा और संस्कृति को अपनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। एबरडीन में एक छोटे से घर में उन्होंने अपनी गृहस्थी की शुरुआत की थी। इरफान की तनख्वाह लंदन की महंगी जिंदगी में गुजारा करने लायक नहीं थी, किंतु जोया की कुशलता से इरफान की गृहस्थी ठीक ठाक चलने लगी थी। 2 लोगों का गुजारा तो हो जाता था, लेकिन तीसरे से तंगी बढ़ सकती थी। नाहिद के जन्म के बाद जब ऐसा ही हुआ तो इरफान कुछ उदास रहने लगा। उसकी अपनी तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती थी और जोया दूसरे मर्दों के साथ काम करे, यह उसे बर्दाश्त न था। नाहिद जब 3 वर्ष की थी और उमर 8 महीने का, तभी इरफान यह कहकर चला गया कि घर गृहस्थी का झंझट उसके बस की बात नहीं। कुल 5 वर्ष की तो हुई थे जोया को वहाँ वैसे, और फिर इरफान कहा गया। इसकी इन्हें आज तक खबर नहीं हुई। उन दिनों का घर का सामान बेच बेच कर जोया ने काम चलाया था, पर ऐसा कब तक चलता। यदि नौकरी करने की सोचती तो दोनों बच्चों को किसके सहारे छोड़ती। जोएफ की माँ एक कंप्यूटर कंपनी में काम करती है, डेयरी फोर्ड रोड पर, नाहिद बोली, और उसके पिता सहकारी दफ्तर में अधीक्षक हैं। जोया ने कोई उत्तर न दिया। यदि उनकी साउथ हॉल वाली दुकान न होती तो नाहिद जॉब से कहाँ टकराती। 6 महीने पहले नाहिद दुकान आई थी तो वहीं उसे जॉब मिला था। वह पास की दुकान में पड़े ताले की पूछताछ करने आया था। यह दुकान आपकी है? उसने काफ़ी अदब से नाहिद से पूछा था। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ बस यूं ही। नाहिद फौरन बात टाल गई थी। दुकान से जाते वक्त जोक ने नाहिद से अपनी गाड़ी में चलने का प्रस्ताव रखा था, जिसे नाहिद ने स्वीकार कर लिया था। उसके दादा पुरानी चीज़ों की दुकान चलाते थे। नाहिद ने कहा, पुरानी चीज़ों की दुकान तो मैं भी चलाती हूँ। नाहिद की बात पर जोया बोल पड़ी, पुराने कपड़े, बेवकूफ़ी की बात मत करो। अम्मी वर्षों पहले जब गृहस्थी खींचने के जोया के सभी तरीके खत्म हो चुके थे और वे इसी उधेड़ बुन में रहती थी कि क्या करें। तभी एक दिन एक पड़ोसिन के साथ वे यूं ही फैगन बाजार चली गई थी अपनी पड़ोसिन के लिए ड्यूनिंग ड्रेस लेने। वहां पहुंचकर वे तो जैसे हतप्रभ रह गई थी। इस कबाड़ी बाजार में क्या क्या नहीं बिकता।
बिना इस्तेमाल किए हुए तोहफे, पहने हुए जूते, कपड़े, स्वेटर वगैरह। इसके अलावा और कुछ भी बहुत कुछ। बस फिर क्या था। जोया ने साउथ हॉल में एक दुकान किराए पर ले ली। हर शाम वे फैगन बाजार में कपड़े खरीद लाती, फिर उन कपड़ों को घर लाकर धोती, सुखाती और प्रेस करके नया बना देती। जोया की इस कारीगरी का अंजाम यह होता कि कौड़ियों के दाम की चीज़ें कई पैंठ की हो जाती। और हाँ, तुम्हें उनका घर देखना चाहिए। हमारा पूरा घर उनकी बैठक में समा जाएगा, नाहिद बोली। उनके स्वर में उतार चढ़ाव ने जोया को यह सोचने पर विवश कर दिया कि आज तक उन्होंने हजारों कपड़े सिर्फ इसलिए खरीदे बेचे थे कि नाहिद और ओमर को अपने दोस्तों को घर लाने में शर्मिंदगी न महसूस हो। और सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए जोया ने उसके एक ईसाई से शादी करने के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं की थी। शादी भी ईसाई ढंग से हो रही थी और शादी की दावत जॉब के घर ही निश्चित हुई थी। जॉब की मां ने एक पुत्र द्वारा जोया से यह पूछा था कि इस पर इन्हें कोई इतराज तो नहीं। इस पर जोया का उत्तर था कि दावत भले ही वहाँ हो, भोजन का खर्च वे उठाएंगी। अब इस छोटे से घर में तुम्हें अधिक दिन तो रहना नहीं है, जोया ने नाहिद से कहा। नहीं अम्मी, यह बात नहीं है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वह तो बस मुझे अपनी माँ कहने में तुम्हें शर्म आती है। जोया बीच में ही बोल पड़ी। अम्मी, ऐसी बात नहीं है, कहकर नाहिद ने जोया के गले में बाहें डाल दी। तुम तो सबसे अच्छी अम्मी हो, जॉब की माँ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत। बस वह दुकान क्या घटिया है। हाँ, कहकर नाहिद हंसने लगी। जोया की दुकान से बहुत सी मध्यवर्गीय परिवार की स्त्रियां कपड़े खरीदती थी। मैडम ग्रांच तो वहाँ जब भी किसी धारियों वाली ड्रेस को देखती फौरन खरीद लेती। इतने वर्षों में अपनी ग्राहकों की नाप, चहेते रंग और पसंद जानने के बाद जोया ऐसी ही पोशाकें लाती जिन्हें वे पसंद करती। उनमें से कुछ किसी जलसे या पार्टी से पहले जोया को अपने लिए अच्छी ड्रेस लाने को कह जाती। एक बार तो अखबार में शहर के मेयर के घर हुए जलसे की तस्वीर में उनकी एक ग्राहक का चित्र भी था, जिसने उन्हीं की दुकान की ड्रेस पहनी हुई थी। वह ड्रेस जोया केवल 15 पैंट में लाई थी और उस पर थोड़ी मेहनत के बाद वही पोशाक 10 पैंट की थी। सहारनपुर में जब भी कोई निकाह होता तो सभी सहेलियों के कपड़ों पर सजावट जोया ही तो करती, फिर चाहे वह तलहा का सरारा हो या समीना की कुर्ती। सभी को जरी गोटे से सुंदर बनाने की कला सिर्फ जोया ही दिखाती। और इतनी मेहनत के बाद भी जो कारीगरी जोया के कपड़ों पर होती वही नायाब होती। वे लोग ईसाई हैं और शादी भी ईसाई ढंग से होगी, यह तुम जानती ही हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कोई बढ़िया सा यूनिक गाउन खरीद लो अपने लिए। सभी औरतें अच्छी से अच्छी पोशाकों में होंगी, आखिर इतने अमीर लोग हैं वे। ऐसे में तुम्हारा सूट या शरारा पहनना कितना खराब लगेगा। नाहिद की हिदायत पर जोया ने अपने लिए एक विदेशी गाउन तैयार करने की सोची। नाहिद को बताए बिना ही जोया ने अपनी दुकान की एक पोशाक चुनी। वे जानती थी कि नाहिद कभी उन्हें अपनी दुकान की पोशाक नहीं पहनने देगा, लेकिन सिर्फ एक शाम के लिए पैसे बर्बाद करने के लिए जोया कतई तैयार न थी। और फिर जब उन जैसे अमीर घरों की औरतें उनकी दुकान से पोशाकें खरीदती हैं तो यह कहाँ की अक्लमंदी होगी कि वे खुद दूसरी दुकान से पोशाक खरीदे।
काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने अपने लिए एक नीली ड्रेस चुनी जो कुछ महीने पहले बैकन बाजार से ली थी, और फिर वह इतनी घेरदार थी कि तंग कपड़ों का फैशन की वजह से उसे किसी ने हाथ तक न लगाया था। जोया ने उसे काटकर काफ़ी छोटा और अपनी नाप का बनाया। फिर बचे हुए कपड़े की दूधिया सफ़ेदी हर्ट की चारों तरफ छोटी झालर लगा दी। शादी के बाद जोया दावत के लिए जोब के घर पहुंची। वहां की चमक दमक देख हुए काफ़ी प्रभावित हुई। भव्य आलीशान बंगले के चारों तरफ खूबसूरती व करीने से पेड़ लगे हुए थे। उन पर बल्बों की झालर यूं पड़ी थी मानो नाहिद के साथ साथ आज उनकी भी शादी हो। जोया अपनी बेटी की पसंद पर खुश हो रही थी कि जोब की माँ फैरीन वहाँ आ पहुँची। जोया क्या खूब शादी थी ना। नाहिद कितनी खूबसूरत लग रही है। आपको गर्व होता होगा अपने बच्चों पर। बच्चों को अकेले ही पाल पोस लेना कोई छोटी बात नहीं। नाहिद से पता चला कि आपके पति सालों पहले ही मुझे खेद है। मौरीफ बातचीत और हाव भाव से एक बड़े घराने की सब स्त्री मालूम पड़ती थी। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती विदेश में अपने पति की गैर मौजूदगी में बच्चों को अकेले पालने की। मैं वाकई आपसे बहुत प्रभावित हूँ। कैसे संभाल लिया आपने सब कुछ। आपके बच्चे आपकी कुशलता के तमगे हैं। शुक्रिया मैरीन। जोया खुश आवश्यक थी किंतु कुछ असंतुष्ट भी। कहीं ना कहीं उनका मन यह मना रहा था कि उनकी कोई ग्राहक जॉब की रिश्तेदार निकल आए। ऐसे में वे अपने कार्य के प्रति नाहिद के दृष्टिकोण को बदल पाती, किंतु ऐसा हुआ नहीं। तभी मैरीन जोया की बाह में बाह डालते हुए कहने लगी, नाहिद ने मुझे बताया था कि आप फैशन की दुनिया में सरोकार रखती हैं। कितना आकर्षक लगता है यह सब। यह ड्रेस जो आपने पहनी है हिलियर बैली से ली है ना। जोया ने खामोशी से सिर हिला हामी भर दी। क्या खूब फब रही है आप पर। मुझे नहीं पता था कि घेरदार के अलावा तंग नाप की भी ड्रेस बेचते हैं या इसके साथ हैट भी मिलती है। कितने आश्चर्य की बात है कि मेरे पास भी ऐसी एक घेरदार ड्रेस थी, रंग भी बिल्कुल यही, लेकिन वह इतनी घेरदार थी कि आजकल उसे पहनना मुमकिन नहीं था। आपसे क्या कहना। आजकल का फैशन आपसे बेहतर भला कौन जानेगा। फिर कुछ सोचते हुए मैरीन बोली, पता नहीं मैंने उस ड्रेस के साथ क्या किया। हाँ, पता नहीं, जोया ने अपनी भोली भाली आंखों को मटकाते हुए कहा और कितना कहकर अपनी कारीगरी पर मुस्कुरा उठी।